जय हिंद दोस्तों। 18 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक वल्चर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक 5 साल की कार्य योजना लॉन्च की है, जिसमें 2020 से 2025 के बीच में 5 राज्यों में गिद्धों के संरक्षण और उनके प्रजनन केंद्र को बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। ये 5 राज्य उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। इन 5 राज्यों के अलावा भारत में पहले से ही 8 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र मौजूद हैं, यानी कि इन 5 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों को मिलाकर के कुल 13 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हो जाएंगे। सरकार गिद्धों के संरक्षण पर जोर इसलिए दे रही है क्योंकि गिद्ध पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसे पर्यावरण के मेहतर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये गिद्ध वर्तमान स्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण लगातार इनकी संख्या में गिरावट दर्ज हो रही है। अब चूँकि इनकी संख्या में गिरावट दर्ज होने का अर्थ ये है कि पर्यावरण डिक्रीज हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, तो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए इनके संरक्षण की बहुत ही तीव्र आवश्यकता है। इस कारण भारत में पहले 2006 में भी गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई गई थी और अब पुनः 5 साल के लिए 2020 से 2025 के लिए एक नई कार्य योजना बना दी गई है, जिसमें से 5 और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये जो गिद्ध संरक्षण 2020 से 25 के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, इसमें 5 राज्यों में जो संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त 4 जगह पर गिद्धों के गिद्धों के बचाव के लिए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ये 4 जगह हरियाणा, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद, इन 4 जगहों पर बचाव केंद्र को स्थापित किए जाने की योजना है। इस कार्य योजना में एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा कि जो गिद्ध इलेक्ट्रोक्यूशन और पॉइजनिंग से मर रहे हैं, उनके आंकड़े रखे जाएंगे कि कितने गिद्ध इलेक्ट्रोक्यूशन से मर रहे हैं और कितने पॉइजनिंग से मर रहे हैं, क्योंकि यही 2 बड़ी वजहें हैं जिनकी वजह से गिद्ध बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें शॉक लगने से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। तो शॉक लगने से जो बिजली के तार हैं, इन पर बैठने से इनसे शॉक खा करके मर जाते हैं गिद्ध। इसके अलावा पॉइजनिंग एक दूसरा बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब ऐसी दवाओं का प्रयोग हो रहा है जानवरों के इलाज के लिए कि जब वो उन जानवरों की मृत्यु हो जाती है और उस जानवर को जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्ध उससे संक्रमित हो जाते हैं और फिर अंततः मर जाते हैं। तो ये दोनों रीजन इलेक्ट्रोक्यूशन और पॉइजनिंग, इन दोनों रीजन से कितने गिद्धों की मौत हो रही है उसका भी एक आंकड़ा, उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा इस कार्य योजना के अंतर्गत। गिद्धों की जो प्रजातियां जिन पे संकट है, कुल 22 प्रजातियां भारत में ऐसी हैं जिनमें से 9 गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर 9 ऐसी प्रजातियां आप देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त, लुप्त प्राय स्थिति में आ गई हैं। एक तो ओरिएंटल व्हाइट गिद्ध है जिसे जिप्स बेंगालेंसिस बोलते हैं। जिप्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका कुल है, जिप्स कुल का ये है। इसे बंगाली गिद्ध भी बोलते हैं। दूसरा रेड हेडेड गिद्ध, इसका लाल सिर वाला गिद्ध के रूप में इसे जानते हैं। तीसरा स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, ये लंबी चोंच वाला गिद्ध होता है। चौथा इजिप्शियन गिद्ध, ये सफ़ेद गिद्ध होता है। 5वां हिमालयन, 6वां एक दाढ़ी वाला गिद्ध है। 7वां यूरेशियन गिद्ध है और 8वां स्नेरियस गिद्ध और 9वां लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिप्स इंडिकस है। ये 9 ऐसी प्रजातियां जो लुप्त प्राय हैं। इन सभी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए और उनकी संख्या में इजाफा करने के लिए, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, इसी के लिए ये कार्य योजना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा लाई गई है और इसे एक एक्शन प्लान के रूप में लाया गया है, जो कि 2020 से 2025 तक के लिए वैलिड रहेगा। इनमें ये जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों के लिए स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ हरियाणा में, भोपाल में, गुवाहाटी में और हैदराबाद में गिद्धों के बचाव केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक मालाबार नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है, इसका दूसरे चरण की शुरुआत हो गई और दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा और ये उत्तरी अरब सागर में संपन्न होगा।
मालाबार अभ्यास का जो पहला चरण था वो 3 से 6 नवंबर के बीच हुआ था, बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो याद रखिएगा, मालाबार अभ्यास जो 2020 का हुआ है उसका पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच में था, ये बंगाल की खाड़ी में था। और जो दूसरा चरण है वो 17 से 20 नवंबर के बीच में ये उत्तरी अरब सागर में किया जाएगा। और ये जो दूसरे चरण का अभ्यास है इसमें भारतीय नौसेना का विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूएस नेवी का निमित्ज कैरियर स्ट्राइक समूह शामिल होगा जी। और इन दोनों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के विमान भी नौसेना के पोतों के साथ सम्मिलित होंगे। भारत के अगर जहाज़ों की बात की जाए तो विक्रमादित्य के अलावा अन्य जो जहाज़, पनडुब्बी और अन्य विमान जो भाग ले रहे हैं उनमें से एक स्टील्थ फ्रिगेट तलवार है और स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है खांडेरी और एक समुद्र टोही विमान P-81 ये भारत की तरफ से हैं, जबकि क्रूजर प्रिंसटन स्टीरियो P-8A के साथ साथ अमेरिका का एक टोही विमान है जो कि कैरियर निमित्ज पोत के साथ इस मालाबार अभ्यास में भाग लेंगे। भारत और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इस मालाबार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की अगर बात की जाए तो ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका ने की थी 1992 से और 92 से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हो गई थी और आगे चल कर के 2015 में जापान इसमें शामिल हो गया। तो त्रिपक्षीय और इससे पहले 2007 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया था। तो वर्तमान में मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो होता है उसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिल करके भाग लेते हैं और नौसैनिक अभ्यास करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारत के पहले चंदन संग्रहालय के बारे में है। भारत का जो पहला चंदन संग्रहालय है वो कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है और ये अशोकपुरम में स्थित एक अरण्य भवन है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। और ये चंदन संग्रहालय क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा यानी कर्नाटक के क्षेत्रीय वन विभाग के द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। और ये जो चंदन उत्पादक किसान हैं जो चंदन की खेती करते हैं उनके लिए तकनीकी सहायता, पौधे की उपलब्धता, विपणन सुविधाएं, कीट नियंत्रण की सुविधाएं, चंदन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और चंदन उत्पादन को बढ़ाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी उनको दी जाएगी ताकि चंदन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि चंदन की जो लकड़ी है वो समाजों में सभी, चाहे भारतीय समाज हो चाहे पश्चिमी समाज हो, दोनों में आर्थिक सामाजिक प्रभाव रखती है और काफ़ी कीमती भी होती है। क्योंकि आर्थिक सामाजिक दोनों प्रभाव रख रही है, धार्मिक प्रभाव भी रखती है, जिस कारण से किसानों को इसकी खेती के बारे में प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अब वर्तमान में पहला चंदन संग्रहालय खोल दिया गया है तो निश्चित तौर पर चंदन के उत्पादन में और इसके निर्यात में वृद्धि होगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक उड़ीसा के सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उससे संबंधित है। वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सेचा समाधान है जो कि सीएम नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। और ये एप्लीकेशन किसानों के द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक बाइलिंगुअल द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन होगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान अपनी जल संसाधन विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी तो उनके लिए उन्हें जल संसाधन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि अब तस्वीर और अपने वीडियो के माध्यम से शिकायतें विभाग में भेज देंगे और उन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से शिकायतों को संज्ञान में लेकर के विभाग उन शिकायतों को निपटाने का, बल्कि बहुत जल्द निपटाने का प्रयास करेगा और किसानों को उनकी शिकायत से संबंधित जो भी यथास्थिति रहेगी वो उसकी जानकारी उन्हें एसएमएस के माध्यम से दे दी जाएगी। सरकार के द्वारा किसानों के लिए ऐसे जो तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं सराहनीय हैं, बशर्ते किसानों तक सीधे उनका लाभ पहुंचे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसे वुमेन्स जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में कार्य कर रही हैं उनसे संबंधित है सर्व पावर योजना। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाई गई है। और इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला जो रिसर्चर्स हैं, महिला शोधकर्ताएं हैं, उनके शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्व पावर एक योजना शुरू की गई है। सर्व का अर्थ क्या है? सर्व का देखिए फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और पावर को देखें तो पावर को फुल फॉर्म प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके। इसलिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड आता है, उसने इस योजना को लॉन्च किया है ताकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो लैंगिक असमानता है, जो जेंडर इनइक्वलिटी है, उसको कम किया जा सके। इस योजना में दो चीज़ें होंगी, दो घटक होंगे। पहला तो स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसको फेलोशिप के नाम से जानते हैं, ये होगी सर्व पावर फेलोशिप। और दूसरा पॉइंट है इसका सर्व पावर रिसर्च ग्रांट, अनुदान दिया जाएगा। पहला तो फेलोशिप दी जाएगी और दूसरे में ग्रांट दी जाएगी। अब ये देखिए जो फेलोशिप है ये 35 से 55 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिला रिसर्चर्स होंगी उनको केंद्रित करके उन पर ध्यान देने के लिए दी जाएगी। और प्रतिवर्ष 25 लोगों को ऐसी फेलोशिप दी जाएगी। और अगर मैक्सिमम संख्या हो सकती है तो 75 हो सकती है, लेकिन हर साल 25 जो रिसर्चर्स वुमेन रिसर्चर्स हैं उनको ये फेलोशिप दी जाएगी। इस फेलोशिप में उनको 15,000 रुपये की फेलोशिप प्रतिमाह दी जाएगी और 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष जो रिसर्च के लिए अनुदान भी दिया जाएगा और 90,000 रुपये प्रतिवर्ष एक्स्ट्रा खर्च के लिए दिए जाएंगे। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो किसी भी वुमेन रिसर्चर्स को ये फेलोशिप एक ही बार दी जाएगी, उनके पूरे कैरियर में एक ही बार के लिए दी जाएगी और ये 3 साल की होगी। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, जो सर्व पावर रिसर्च ग्रांट है यानी अनुदान है, वो 2 श्रेणियों के माध्यम से 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहली श्रेणी में जो IIT में है, NIT में है, IISc में है, IISIR में है, और या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो नेशनल प्रयोगशालाएं हैं उन क्षेत्रों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो आवेदन करेंगी तो उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा। और उस श्रेणी के अंतर्गत अगर आवेदन करती हैं महिलाएं तो उन्हें 3 वर्ष के लिए 60 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी। तो पहली श्रेणी में कौन कौन आ रहा है? पहली श्रेणी में जो सर्व पावर रिसर्च ग्रांट दी जाएगी उसकी पहली श्रेणी में अगर कोई महिला IIT में है, NIT में है, IISc में है, IISIR में है और NIT में है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, या फिर जो केंद्रीय सरकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से है और आवेदन करती है, तो ऐसा वुमेन रिसर्चर को मैक्सिमम 60 लाख दिया जाएगा रिसर्च करने के लिए, जो कि 3 साल के लिए होगा। दूसरी श्रेणी में जो राज्य विश्वविद्यालय या फिर कोई कॉलेज हो गया या फिर कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, निजी शैक्षणिक संस्थान हो गया, वहाँ से अगर कोई महिला आवेदन करती है तो उसे भी 3 साल के लिए मैक्सिमम 30 लाख की ग्रांट दी जाएगी। और ये जो ग्रांट दी जाएगी इसको विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कोर यानी कि ये सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा विनियमित किया जाएगा। और इस ग्रांट के लिए या फिर फेलोशिप के लिए एक खोज सह चयन समिति का गठन किया जाएगा। और सर्व पावर शोध अनुसंधान के लिए जो शोधार्थी होंगे उनका चयन कार्यक्रम सलाहकार चयन समिति के एक तंत्र बनाया जाएगा, जिसे प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी PAC बनाई जाएगी। उसके माध्यम से किस रिसर्चर को चुना जाए किसको नहीं, ये तय किया जाएगा। तो याद रखिएगा, महिलाओं के इंजीनियरिंग सेक्टर में मजबूत करने के लिए, महिलाओं को इंजीनियरिंग क्षेत्र में मजबूत करने के लिए सर्व पावर योजना शुरू की गई है। UPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला रिसर्चर को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्व पावर योजना शुरू की गई है। और इस योजना को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो जेंडर इनइक्वलिटी, ये जो लैंगिक असमानता है उसको दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। इसमें 2 पॉइंट होंगे, पहला तो ये रहेगा कि फेलोशिप और दूसरा ग्रांट। तो याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से।
अब ऐसे टॉपिक इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए समय दे करके, क्योंकि मेंस में यूपीएससी के खासकर मेंस में ऐसे टॉपिक ही वुमेन एम्पावरमेंट को केंद्र में रख करके, ध्यान में रख करके ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाता है यूपीएससी, और ऐसे क्वेश्चनों को लिखने में बहुत समस्या होती है। इसलिए जानकारी आपको रहेगी तो क्वेश्चन को बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस से संबंधित है। 18 नवंबर यानी कि आज विश्व वयस्क दिवस है, और भारत में दुनिया के सबसे अधिक वयस्क मान सकते हैं कि रहते हैं। लगभग 108 से 110 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि अभी वयस्क हैं। ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक वयस्क व्यक्ति रहते हैं, यानी कि सबसे अधिक श्रम शक्ति भारत में है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि भारत सबसे कम श्रम शक्ति उपयोग करने वाले देशों में से एक है। भाई यहाँ तक कि भारत की अगर वयस्क शिक्षा की बात की जाए तो भारत में 28 करोड़ के आसपास वयस्क लोग अशिक्षित हैं, जो कि दुनिया के 37% के आसपास हैं। दुनिया के अगर 37% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, वो सिर्फ भारत में रहते हैं। 28 करोड़ उनकी संख्या है, और भारत में सबसे अधिक वयस्क बेरोजगार भी हैं। तो एक गंभीर स्थिति है। हालांकि इस स्थिति को सही करने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके। सरकार के काम निश्चित तौर पर एक शिक्षित और रोजगारपरक वयस्कों वाला देश बनाने में सहायक होंगे। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। किसी भी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक के ग्रुप को आप ज्वाइन किए रहिए। एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप सीधे व्हाट्सएप करके उससे रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, आप आकर के जानकारी लीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर एडमिशन संबंधित सारी प्रक्रिया को आप संपन्न कर सकते हैं। जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के 2021 का यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं वो व्हाट्सएप करें, उनके लिए प्रोग्राम शुरू हो गया है, उन्हें उससे जोड़ दिया जाएगा जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बिल्कुल शून्य से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको टेस्ट सीरीज़ सेंड कर दी जाएगी। बल्कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप जाकर के सीधे ऑनलाइन ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप अपनी क्वेरी हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर दीजिए। लगातार आप तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के साथ साथ इसका एक नोट भी बना लीजिए, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि मुख्य परीक्षा में स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट की तो आप महत्ता जान ही रहे हैं, और करंट में भी आप अगर हवाई पढ़ेंगे तो भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आप लगातार बनाते रहें और ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें। एक न एक दिन निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद।